हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। तो आज हम सब समझने जा रहे हैं निबंध लेखन। तो निबंध लेखन जो है वह आप सबको पता है कि निबंध कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फिफ्थ में से आप सब निबंध तो लिखते ही आए हैं, लेकिन और ज़्यादा आप सबका निबंध अच्छा दिखे इसके लिए मैं आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ओके, तो निबंध लेखन जो है उसमें निबंध हमें किस तरह से लिखना चाहिए, हमें निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो निबंध जो है जिनके बारे में हम अच्छा समझ सके और लिख सके उसी विषय को हमें चुनना चाहिए। यदि आपके सामने कोई ऑप्शन हो कि आपको ये दो में से किसी एक को लिखना है, तो आप जिस विषय के बारे में अच्छी तरह जानते हो, लिख सकते हो, इसी विषय को हमें चुनना चाहिए। उसके बाद है कि निबंध में सबसे पहला तो इसकी रूपरेखा आएगी, बाद में कि इसका प्रारंभ कैसे करेंगे, मध्य भाग कैसे लिखेंगे और अंत में कुछ विशेष बातें लिखकर उसके अंत में भी हमें सरल और स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि उसके अंत में हमें जो बातें लिखनी है वो कैसे लिखनी है कि ये जो पूरे निबंध का सार वहाँ पर झलकता हो कि ये हमें क्या सीख दे जाते हैं, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए। तो ये सब बातें जो है वो हमें अंत में लिखनी चाहिए। निबंध लेखन में हमेशा निबंध में किसी बात या विचार की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, यानी एक एक की एक बात को दोबारा दोहरानी चाहिए नहीं। संकेतों या विचारों के अनुसार निबंध में 4 या 5 पैराग्राफ होते हैं, यानी परिच्छेद होते हैं। निबंध जो है उसकी लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए और लिखने के बाद निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेना भी चाहिए कि हमारी कोई निबंध में भूल तो नहीं रह गई है। और निबंध में हम विराम चिन्ह का उपयोग सही जगह पर नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। आपको लगेगा कि मैंने तो पूरे का पूरा ऐसे लिखा है, इतना सारा लिख दिया है, लेकिन 2-3 पेज भरने से कुछ नहीं होता। जो भी जिस जगह पर जो विराम चिन्ह आते हैं उस विराम चिन्ह को उसी जगह पर लगाने चाहिए। अच्छा, तो सबको समझ में आ गया कि हमें निबंध कैसे लिखना है। और निबंध लिखते समय एक तो खास बात का ध्यान रखना है कि हमें उनमें सुंदर अक्षर करने चाहिए और हमारे निबंध में एकदम स्वच्छता हो। जो पेपर हमने लिया है वह एकदम स्वच्छ पेपर हो और उनमें लिखाई भी स्वच्छ होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं अब हम निबंध लेखन। तो हिंदी के निबंध लेखन में आपको सेम वन की एग्जाम में 3 ऐसे पूछने वाले, 3 ऐसे करवाने वाले हैं। तो उनमें से पहला पहला ऐसे जो है वो है माँ। माँ माँ का नाम सुनते ही सबके अंदर एक खुशी छा जाती है, सबको आराम मिलता है। माँ जो है वो हमें हमारे लिए क्या क्या नहीं करती, करती है ना सब। हम पूरे दिन घर में भी यदि हम कहीं से बाहर आए और अपना घर में यदि हम पैर रखें तो सबसे पहले हमारे मुंह में क्या शब्द होगा? मम्मी। मम्मी कहाँ पर है? यदि मम्मी नहीं है तो हम अपने सब घर वालों से पूछने लगेंगे कि मेरी माँ कहाँ गई, मेरी मम्मी किधर गई। माँ शब्द जो है उनमें ही इतनी मिठास है, तो उसे बोलते ही हम सबके अंदर वात्सल्य और उसकी जीती जागती मूर्ति जो है हमारी माँ की, वो हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो बहुत दिन यदि आप सब रोज मम्मी के साथ रहते हैं ना, तो इसीलिए ऐसा कई बार ऐसा करना कि 1-2 दिन आप कहीं बाहर गए हो, बाद में देखना कि मम्मी बहुत याद आती है ना सबको। क्यों आती है? क्योंकि हमारी माँ जो है वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। वो हमेशा हमारे घर को सजाए रखती है,
हमारे घर वालों पे भी वो देख रेख करती है, सबका ध्यान रखती है, उसमें खास करके हमारा, है ना। तो माँ जो है, माँ से बेहतर किसी को भी नहीं माना जा सकता। उसके प्यार और देख रेख को खुदा का दूसरा रूप है माँ। ममता की गहरी झील है माँ। वो घर किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। तो हम यहाँ पर देखेंगे मातृ प्रेम का निबंध। किसी के भी जीवन में एक माँ पहली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी उसके जैसा सच्चा और वास्तविक नहीं हो सकता। वो एकमात्र ऐसी है जो हमेशा हमारे लिए अच्छे और बुरे समय में हमारा साथ देती है। कई बार वो हमारे लिए अपने पापा से भी लड़ लेती है ना। वो हमारी बुराइयों को, ईश्वरी बुराई, वो हमारी कई बार गलती हो जाए तो हमारी माँ जो है वो हमसे, हमारे घर वालों से या पापा से छुपाती है और कहती है तुम अपने पापा को मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। तो इस तरह अपनी माँ जो है वो हमें सबसे बचा लेती है। अपने जीवन में दूसरों से ज्यादा वो हमेशा हमारा ध्यान रखती है और प्यार करती है, जितना कि हम काबिल नहीं होते हैं। मम्मी हमारा बहुत सारा ख्याल रखती है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हम उनका मिसयूज करते हैं। पूरे दिन उनसे काम करवाते रहते हैं। करते हैं ना आप सभी ऐसा? हेलो बॉयज, आप सभी माँ के साथ ऐसा करते हैं ना? तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। अपने जीवन में वो हमें पहली प्राथमिकता देती है और हमारे बुरे समय में उम्मीद की झलक देती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं वो माँ ही होती है जो सच में बहुत खुश हो जाती है। वो हमारे हर सुख दुख का कारण जानती है और कोशिश करती है कि हम हमेशा खुश रहें। माँ और बच्चों के बीच में यहाँ एक खास बंधन होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई माँ कभी भी अपने प्यार और परवरिश को अपने बच्चे के लिए कम नहीं करती और हमेशा हर बच्चे को बराबर प्यार करती है। लेकिन उनके बुढ़ापे में हम सभी बच्चे मिलकर भी उसे थोड़ा सा प्यार नहीं दे पाते हैं। इसके बावजूद वो हमें कभी गलत नहीं समझती और हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह माफ कर देती है। वो हमारी हर बात को समझती है और हम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वो नहीं चाहती कि हमें किसी दूसरे से तकलीफ पहुंचे और दूसरों से अच्छा व्यवहार करने की हमेशा हमें सीख देती है। माँ को धन्यवाद और आदर के लिए हर साल 5 मई को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जीवन में माँ के रूप में कोई भी नहीं हो सकता। हम भी हमेशा पूरे जीवन भर अपने माँ का ख्याल रखते हैं। आप सबको भी अभी इस ऑनलाइन लेक्चर आते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता किसे रहती है? मम्मी को रहती है कि ये समय होते ही वह हमें उठा कर बैठा देती है। चलो चाय नाश्ता कर लो, फटाफट से ये कर लो, वो कर लो, अभी तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और उनमें यदि हमें कुछ ना आए तो हम मम्मी से पूछते हैं, मम्मी को ना आए तो स्कूल पर फोन करके पूछती है कि ये कैसे किया चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये शुरू नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा। तो ये सब चिंताएं कौन करती है? मम्मी करती है ना। तो हमें भी अपने माँ का पूरा ख्याल रखना है और हमें भी उसे पूरे जीवन पर अपने माँ को पूरा स्नेह देना है। तो ये था मातृ प्रेम का निबंध लेखन। चलो अब हम दूसरा टॉपिक्स पर जाएंगे। दूसरा टॉपिक है, वह है यदि परीक्षा ना होती, यदि एग्जाम ही ना होती तो क्या होता। चलो देखते हैं। यदि परीक्षा ना होती तो हमें कोई भी भय नहीं होता। हर एक विद्यार्थी यह सोचकर पढ़ाई करता कि आने वाले समय में उसकी परीक्षा हो, वह उत्तीर्ण हो
लेकिन अगर परीक्षा ना होती तो उसे किसी भी तरह का भय नहीं होता और वह परीक्षा की तैयारी नहीं करता। वाकई में परीक्षा का भय ही एक स्टूडेंट के लिए लाभप्रद साबित होता है। हम बच्चों की कितनी मौज है, सुबह उठकर रोज के छोटे नियमित काम करके पाठशाला में जाना और शाम को जी भर के खेलना, फिर सोना। पर यह मौज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती क्योंकि अब बीच में आ जाती है परीक्षाएं। दिन अच्छे से बीत रहे होते हैं कि एक दिन अचानक से हेडमास्टर की नोटिस बिजली की तरह कड़क पड़ती है। इस तारीख से लेकर इस तारीख तक परीक्षा शुरू हो रही है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि पढ़ाई करके कुछ अच्छे गुणों से उत्तीर्ण हो। यह परीक्षा का नाम सुनकर कितना गुस्सा आता है, पर हम क्या कर सकते हैं। हेडमास्टर से आई हुई नोटिस का हम बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ता है। सभी दिनचर्या बदल जाती है। परीक्षा की तारीख आंखों के सामने नाचने लगती है। वर्ग में गुरुजी के पाठ, गणित के नए नए उदाहरण, भौमिति के त्रिकोण, रसायन शास्त्र की प्राणवायु, अंग्रेजी के कभी ना समझ आने वाले पाठ और कभी ध्यान में ना रहने वाली इतिहास की तारीखें। यह सब कुछ पास होने के लिए याद करना पड़ता है। पूरी दिन पढ़ाई करने में ही बीत जाती है। सुबह जल्दी उठकर पाठशाला में जाने तक पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर भी खेलने नहीं मिलता। पाठशाला से आने के बाद खाना खाकर पढ़ाई रात भर चलती है। फिर वह परीक्षा का दिन आता है। जब इतने दिनों के बाद मेहनत सफल होती है, परीक्षा के दिनों काफी गड़बड़ होती है। लेखन का सामान कभी कभी मैं लेने जाने के लिए भूल जाता हूँ और मेरी काफी गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हम अपना पूरा कंपास बॉक्स जो है वो तैयार करके रखते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं। परीक्षा को मैं मन ही मन गालियां देता हूँ और ऐसा ही लगता है यदि परीक्षा ना होती तो कितना अच्छा होता। हम बच्चों की जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। पर हमारी बात सुनेगा कौन। परीक्षा तो होती ही रहेगी और हम परीक्षा न चाहते हुए भी देते ही रहेंगे। यदि परीक्षा ना होती यह कल्पना एक कल्पना ही बनकर रह जाती है। यदि परीक्षा ही ना होती तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे बढ़ेंगे। तो जो होशियार स्टूडेंट है वो भी उसी जगह पर रहते और जो साधारण है वो भी उसी जगह पर रहते। तो किसी को ज्यादा मेहनत करने की उत्सुकता न होती। तो इसीलिए परीक्षाएं जो है वो एकदम से आवश्यक है ना सभी के लिए। तो चलो अब हम देखते हैं तीसरा ऐसे। ये जो है वह है हिंदी भाषा। गर्व से कहो हिंदी है हम, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। यानी कि निज भाषा यानी हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो चलो इनके बारे में अब हम निबंध समझते हैं। हिंदी भाषा का महत्व, तो इनके पर हम निबंध देखते हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। हिंदी भाषा जो है वो भारत देश का गौरव है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति की मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं है सुन। यानी कि हमें उन्नति की ओर कौन ले जा सकता है। हमारी भाषा, निज भाषा यानी कि हमारी मातृभाषा। मातृभाषा ही हम सबकी मूल है। और बिन जाने यदि हम अपनी मातृभाषा को नहीं जानेंगे तो हम सब मिट जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बाद भारत की राजभाषा हिंदी हो गई। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। ये सरलता और वैज्ञानिकता सब प्रकार के भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य आदि गुण होने के अनिवार्य होते हैं। यह सभी गुण हिंदी भाषा में है। आज भी हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है और हिंदी भाषी ही भी थोड़े बहुत टूटी फूटी हिंदी बोल और समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों की यह राजभाषा है, यानी कि यह राष्ट्र में हिंदी भाषा ज्यादातर मात्रा में बोली जाती है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में इसे द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शेष प्रांतों में यदि कोई भाषा संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा सकती है तो वह है हिंदी हो सकती है। आप सबने देखा होगा कि आपकी 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पर हिंदी के नीचे लिखा होता है द्वितीय भाषा। हेलो बॉयज, देखा है आप सबने कि आपकी हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है, परंतु आज अपने ही देश में हिंदी को तिरस्कृत होना पड़ रहा है। विदेशी मानसिकता के रोग से पीड़ित कुछ लोग आज भी अंग्रेजी भाषा के पक्षधर हैं और हिंदी के विरोधी बने हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो हिंदी को अच्छी तरह बोलना व लिखना जानते हैं, लेकिन वे अपने मिथ्याभिमान का प्रदर्शन अंग्रेजी बोलकर ही करते हैं। यानी कि आजकल सबको लग रहा है कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारी वैल्यू एकदम हाई लेवल की हो जाएगी। तो अभिमान के लिए भी सभी लोग आजकल अंग्रेजी भाषा का ज्यादातर उपयोग करते हैं, फिर चाहे वह सरकारी व्यक्ति हो या आम नागरिक। यद्यपि सरकारी आदेशों में यह प्रचारित है कि अपना सभी कामकाज हिंदी में कीजिए, लेकिन उन्हें यदि कोई पत्र हिंदी में लिखा जाए तो आपको उसका उत्तर अंग्रेजी में मिलेगा। अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं अपने ही देश की भाषा बोलते हैं, परंतु हमारे राजनेता अन्य देशों को छोड़िए अपने ही देश में अंग्रेजी में बोलकर अपनी अहम की पुष्टि करते हैं। संसद में भी प्रश्न अंग्रेजी में पूछा जाता है तो उसका उत्तर अंग्रेजी में मिलता है। हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करें। व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग हीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर सबको चौंका दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो ऐसी संस्था है वहां पर सभी देश के बड़े बड़े नेता होते हैं। तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। उनकी इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे लोग जो अपनी संकीर्ण पृथकवादी भावनाओं का प्रदर्शन कर हिंदी का विरोध करते हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर संकुचित मनोवृत्ति को छोड़कर हिंदी को अपनाना चाहिए। तो ये हुए हिंदी के 3 ऐसे, एक तो हिंदी का महत्व, मातृ प्रेम और दूसरा है यदि परीक्षाएं ना हो तो आपको एग्जाम में कोई भी 2 ऐसे पूछे जाएंगे जिनमें से आपको कोई एक ऐसे लिखना है। तो इसके बाद अब हम समझेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो है वह
संज्ञा का एक प्रकार। तो संज्ञा का एक प्रकार है जिनमें है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार तो बहुत सारे हैं, देखिए उनमें से एक प्रकार है भाववाचक संज्ञा।